हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज का हमारा न्यू चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इस चैप्टर में हम ब्रीफ स्टडी करेंगे डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन की। और इस पूरे चैप्टर में आपको यही बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जैक्टली डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले आप इसके बारे में समझ। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। बच्चों, डीएनए और आरएनए क्या है? आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसमें आती है? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होते हैं? तो सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो है लिपिड। थर्ड है प्रोटीन। फोर्थ है विटामिन। और फिफ्थ है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्या है? बायोमॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। सो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप कहोगे सबसे पहले आता है न्यूक्लिक एसिड, और देन आता है न्यूक्लिक एसिड ही आता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड कितने तरीके की है हमारी बॉडी में? आप कहोगे दो तरीके की है। पहला है डीएनए, दूसरा है बच्चों आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक चीज और समझिए और जानिए, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या तो डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल एक वो मटेरियल होता है जो किसी भी करेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो या तो आपकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करेगा, या तो आपकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल का काम आरएनए करेगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में डीएनए है तो फिर आरएनए नहीं होगा, और आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए नहीं होगा। ठीक है, अब हम जो है हमारी बॉडी में डीएनए पहले से प्रेजेंट होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में डीएनए होता है। डीएनए किसका फॉर्मेशन करता है? आप कहोगे आरएनए का। और बच्चों आरएनए से आगे चल के क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारी बॉडी का। अच्छा भाई, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप कहोगे ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहला है हमारा न्यूक्लिक एसिड विच इज ऑफ टू टाइप, डीएनए एंड आरएनए। कुछ इंडिविजुअल की बॉडी में डीएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, कुछ इंडिविजुअल्स की बॉडी में आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। एग्जांपल वायरस। वायरस की बॉडी में देखेंगे तो आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया चैप्टर के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है डीएनए। डीएनए क्या है? इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी मटेरियल है, क्योंकि ये एक ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्मेट में होती है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए।
So that's why DNA is called genetic material. ठीक है. Next, a segment of DNA in which genetic code is encoded is called gene. चलो भाई, अब आपने जीन के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा था. व्हाट इज जीन? मैंने आपसे कहा था लास्ट चैप्टर में, हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो जीन एग्जैक्टली है क्या? आपको डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं? जीन. ठीक है. अब जैसे सपोज मैं आपको डायग्राम बताती हूँ. ये हमारा डीएनए. ठीक है. अब डीएनए में बच्चों क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं. सपोज ये हमारा क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड हमने एज्यूम कर लिया. अब यहाँ से यहाँ तक का एक सेगमेंट है डीएनए. ऐसे डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट. तो डीएनए का जो एक सेगमेंट आप देख रहे हो, ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट किस फॉर्म में शो होता है? आप कहोगे क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सेगमेंट क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट होता है एज अ जीन. इसीलिए जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए. क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए. ठीक है. क्लियर है? तो देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है. अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इज एनकोडेड इज कॉल्ड जीन. तभी आपको एक चीज क्लियर हुई है कि डीएनए का सेगमेंट क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन. अब एक पॉइंट अभी आपको मैंने नहीं बताया, व्हाट इज जेनेटिक कोड. तो एग्जैक्टली क्या होते हैं जेनेटिक कोड? अब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है. देखें, सबसे पहले चीज, अब हमें एक चीज जो बहुत अच्छे से समझनी है, एग्जैक्टली व्हाट इज जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है? तो देखो भाई, उसके लिए हमें आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है. क्योंकि जब आपको डीएनए पता होगा तभी आपको बेस पेयर्स की नॉलेज होगी, तभी आपको जेनेटिक कोड की भी क्या होगी? नॉलेज होगी. ठीक है. तो सारी चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको समझना है कि डीएनए क्या है. व्हाट इज डीएनए? तो हमारा डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक. ठीक है. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए. ठीक है. जिससे न्यूक्लिक एसिड तैयार हुआ उसकी यूनिट को हम क्या बोले? आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं आपस तब जाके तैयार होता हमारा न्यूक्लिक एसिड. जस्ट एग्जांपल, हमारे पास एक मोतियों की माला है, तो उसमें एक सिंगल मोती जो है वो न्यूक्लियोटाइड है. जब बहुत सारे मोती जुड़ेंगे तब जाके क्या तैयार होगी? उसकी माला. उसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके तैयार होगा हमारा न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब राइबो न्यूक्लियोटाइड कितने पार्ट होते हैं? आपको अभी दो. पहले पार्ट का नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड और दूसरे पार्ट का नाम है फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. जिसको हम लोग बोलते हैं H3PO4. ठीक है. अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड दो तरीके के होते हैं. पहला पार्ट है आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर और दूसरा पार्ट है आपका नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है. नाइट्रोजिनस बेसिस अगेन कितने टाइप के होते हैं? आप कहोगे टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्यूरीन एंड सेकेंड वन इज pyrimidine. ठीक है. प्यूरीन अगेन दो टाइप के होते हैं, एडेनिन
रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, guanine रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। अगेन पिरिमिडीन भी दो तरह के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड थायमिन रिप्रेजेंटेड बाय टी। तो आप देखो, सबसे पहले जो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहा है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, और प्यूरिन भी दो तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर किसका, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अब देखिए अगली चीज आपको मैं बताती हूँ। सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रेच है, और अगर डीएनए में एक साइड प्यूरिन लगी बच्चों, तो अपोजिट में क्या लगेगी, पिरिमिडीन, ठीक है। क्लियर है इतना। तो देखिए, adenine always pair with thymine with the help of two hydrogen bond, ठीक है। साइटोसिन pairing with guanine with the help of three hydrogen bond, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे क्या लगे होते हैं, बेस पेयर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए का सेगमेंट हमने ओपन किया, ठीक बच्चों, ए टी जी सी सी ए सी जी सी ए सी जी जी सी, ठीक, ये हमारा डीएनए का सेगमेंट। अब डीएनए के सेगमेंट में जितने बेस पेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब बच्चों ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, आप कहोगे ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। और इन्हीं ट्रिपलेट्स को हम लोग बच्चों बोलते हैं जेनेटिक कोड। समझ में आया, व्हाट इज जेनेटिक कोड। डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, वो हमेशा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कॉमा लेस होते हैं, उनके बीच में कभी भी कॉमा नहीं आता। तो ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, इन्हें ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब ये जो बच्चों जेनेटिक कोड आपको दिख रहा है, ये किसको कोड करेगा, आप कहोगे अमीनो एसिड्स को। किसको कोड करेगा, अमीनो एसिड्स को। और यही अमीनो एसिड्स जब आपस में कंपाइल होती है, जुड़ती हैं, तो क्या बनता है, प्रोटीन। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए से किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हाउ प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए। तो दिस इज द मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको ये समझा रहा है कि किस तरीके से डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना कि डीएनए में क्या लगे होते हैं, बेस पेयर्स लगे होते हैं। वो जो बेस पेयर्स होते हैं, पहले तो डीएनए का साइज बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब तो डीएनए की पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। अब पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप देखोगे, तो जो बेस पेयर्स लगे हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। उन ट्रिपलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। और इसी जेनेटिक कोड को हम लोग एक नाम और देते हैं बच्चों, कोडॉन। क्या बोलते हैं, कोडॉन। और यही जेनेटिक कोड या फिर कोडॉन्स किसको कोड करते हैं, आप कहोगे अमीनो एसिड्स को। और यही अमीनो एसिड जब राइबोसोम में जाके जुड़ती हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन, ठीक है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो अब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इज एन्कोडेड इज कॉल्ड जीन, ठीक है। और जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, एलील्स, ठीक है। क्लियर। सो आई होप अभी आपको दो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टर्म जीन जो दिया था वो किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। और इसी जीन को फैक्टर वर्ड कौन बोलता था बच्चों, मेंडल। मेंडल साहब जीन को फैक्टर बोलते थे, और जो जीन नाम दिया वो किसने दिया, जॉनसन ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल वाइटल एक्टिविटीज इन द सेल, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, वो सब कहाँ परफॉर्म होती हैं, सेल के साइटोप्लाज्म। और उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलर हाउस ऑफ द
सेल। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारे सेल का जो कंट्रोल हाउस है वो कौन है? न्यूक्लियस। बिकॉज न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए। ठीक है। और हमारा जो डीएनए है वो किसका फॉर्मेशन करता है? आप कहोगे प्रोटीन का, और प्रोटीन ही हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। सो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सारी एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा डीएनए। कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the most important function of the nucleus is that carrier of parental character to the offspring। अब ये लाइन समझ में आई आपको? न्यूक्लियस का क्या काम है? देखो, न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए, और डीएनए ही ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो न्यूक्लियस कौन सी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है? आप कहोगे पेरेंटल कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या कर रहा है? वो कैरी कर रहा है, उनको क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पहला क्या है आपका? डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन। तो चलो भाई, अब हम ये भी समझेंगे कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस ये सारी चीजें कैसे कैरी कर रहा है। ठीक, देखो भाई, इतना पूरा नोट हो गया सबका? बहुत अच्छे। देखिए, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। ठीक है। ये सपोज न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। अब जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक, पहली चीज क्लियर हुई। अब न्यूक्लियस में आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख भी रहा हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अब ये पूरा रीजन हो गया आपका ठीक है। तो अब ये देखो, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपकी न्यूक्लियर एनवेलप। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहली चीज की। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कैसा है? आपको होगा डबल मेम्ब्रेन। क्या है उसमें? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैच करता है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो आप कहोगे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें आप कहोगे लिपिड की बाइलेयर है, ये आपकी लिपिड हो, ठीक है, लिपिड की दो लेयर है, और सरफेस पे प्रोटीन एम्बेडेड। ठीक है। तो अब जो लिपिड की लेयर आपको दिख रही है, अगर ये लिपिड की लेयर पे फॉस्फेट आके अटैच हो गया तो कौन सा स्ट्रक्चर तैयार होगा? आप कहोगे फॉस्फोलिपिड। सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसका मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले चीज क्लियर हुई। ठीक, अब अगला देखो, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या कंटेन कर रही है? फॉस्फोलिपिड। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक, फिर उसके अंदर एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। तो क्रोमैटिन थ्रेड को जब आप ओपन करोगे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? आप कहोगे डीएनए, क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम।
और क्रोमोसोम जब बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने बताया, अब जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, कहोगे डीएनए। ठीक है, क्लियर है। अब जहाँ डीएनए है वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का। ठीक है, जो सरफेस है वो किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड, और साथ साथ में क्या चीज मौजूद है इसमें, आप कहोगे प्रोटीन। अब आपको समझ में आया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ऊपर हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि एलीन्स जब जुड़ते हैं तो जीन बनता है, जीन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट करता है, कहोगे डीएनए को। डीएनए एग्जैक्टली क्या है, कहोगे जेनेटिक मटीरियल जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, आप कहोगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया, इजी लगा थोड़ा सा चैप्टर, टफ लग रहा है, तो ऐसी बारीकी आप पढ़ते जाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी, बस इसका बेस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको खोल के बताया ना कि हाउ जेनेटिक कोड इज फॉर्म, तो ऐसे आपको डिटेलिंग पढ़नी है तो हमें चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी आपको ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब आगे देखिए एग्जैक्टली व्हाट इज जीन, जीन की डेफिनेशन। तो टर्म जीन किसने दिया था, विल्हेम जॉन्सन ने 1909 में। ठीक है, और जीन को डिफाइन किया है कि अल्टीमेट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड सेल्फ रिप्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो देखो भाई जीन क्या है, मैंने आपको कहा सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब वही जीन या डीएनए का वो सेगमेंट, ये डीएनए है, अब डीएनए का ये सेगमेंट हमने ले लिया, ये सेगमेंट में सपोज हमने मान लिया कि जो क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म हुई, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो सपोज एट सेगमेंट ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जब जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है, आप कहोगे रिकॉम्बिनेशन। तो डीएनए का वो पोर्शन जो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कोड कर रहा है जीन को, ठीक है, और पार्टिसिपेट क्या परफॉर्म कर रहा है, वो कहोगे रिकॉम्बिनेशन। तो उस पर्टिकुलर जीन के सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन। ठीक है, डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें म्यूटेशन कॉज हो रहा है, सडन चेंजेस कॉज हो रहे हैं, तो उस जीन का नाम क्या पड़ गया, म्यूटॉन। म्यूटॉन। ठीक है, और डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। है समझ में। तो डीएनए के जिस सेगमेंट में रिकॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिकॉन, डीएनए के जिस सेगमेंट में म्यूटेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटॉन, और डीएनए का वो सेगमेंट जो सेल्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कहोगे जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जीन एग्जैक्टली क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए जो भी हमने समझा है, क्या कोड कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को। ठीक, अब ये भी मैंने अभी आपको बताया। अब आपको इससे आपको एक चीज और सुननी और समझनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है, जबकि बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। अब डिफरेंस क्या है, देखो भाई डीएनए का एक वो सेगमेंट, सपोज डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है, ये डीएनए का एक सेगमेंट, ठीक है, ए टी जी सी सी ए टी,
सपोज डीएनए के साथ, अब ये डीएनए का सेगमेंट अगर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा एट अ टाइम, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट फॉर द प्रोटीन फॉर, ठीक है। और प्रोटीन भी कैसी बन रही है, ओनली वन टाइप, एक ही तरह की प्रोटीन बन रही है, देन कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। क्लियर हो। पर अगर यही आपका सेगमेंट, ठीक है, एट अ टाइम मोर देन वन प्रोटीन बनाएगा, मोर देन वन प्रोटीन, तब टर्म क्या यूज होगा, बताओ फटाफट, पॉलीसिस्टोनिक। समझ में आया कि अगर डीएनए का कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट एक बार में एक ही प्रोटीन को कोड करेगा तो हम टर्म यूज करेंगे मोनोसिस्टोनिक, और एक से ज्यादा प्रोटीन को अगर कोड करेगा तो टर्म यूज करेंगे पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल है, वो पॉलीसिस्टोनिक है क्योंकि उनकी बॉडी में एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोटीन कोड होते हैं, लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो एक टाइम पे एक ही प्रोटीन को क्या करती है, कोड करती है। सो वी आर मोनोसिस्टोनिक। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन, ये पॉइंट, ये सब क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे जो टर्म आया है वो आपको आई होप समझ में आ गया हो। अ जीन इज द लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। किसको कोड कर रहे हैं वो, स्पेसिफिक प्रोटीन को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक जीन है, ठीक है, वो कोड कर रही प्रोटीन इंसुलिन को, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो कोड कर रहा है किसको, इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या है, हमारी एक सिंगल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दूसरा जीन्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ऑब्वियसली बात है कि जो हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, और पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड था, जीन पे बेस्ड। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है जिसकी मेन कॉमन यूनिट है वो क्या है आपकी, जीन। कि पूरा जो जेनेटिक्स है वो किस पे बेस है, आपको जीन पे बेस है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में कितने जीन्स प्रेजेंट है, कहोगे 20,000 से 25,000 जीन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो जीन जो पता है हमें कि 20,000 टू 25,000 जीन्स के बारे में हमें नॉलेज, वो जीन सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में जो 100% डीएनए प्रेजेंट है उसका सिर्फ 3% पार्ट। समझ में आ रहा है। जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी स्टार्ट करी, डीएनए को जानने की कोशिश करी, तो कितने डीएनए की नॉलेज वो गेन कर पाए, कितने परसेंट डीएनए की, आप कहोगे 3% डीएनए के बारे में पता है, और 97% डीएनए में हमें कुछ भी नहीं पता। जो 3% डीएनए के बारे में हमने नॉलेज गेन करी है उसमें 25,000 जीन प्रेजेंट। क्लियर है। तो देखिए यही कोड लिखा हुआ है, द जीन अकाउंट फॉर ओनली 3% ऑफ अवर डीएनए, द फंक्शन ऑफ द रिमेनिंग 97% इज स्टिल नॉट क्लियर, ठीक है। इस पे अभी भी क्या चल रही है, रिसर्च, ठीक। तो यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आगे देखिए, देखिए अब जीन्स जो है एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहोगे क्रोमोसोमल थ्रेड। अभी मैंने आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिखाया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड मौजूद होते हैं, उन्हीं क्रोमैटिन, वो जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है जब वो कंडेंस्ड होंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन तो आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसी क्रोमोसोम में जीन लोकेटेड होते हैं अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में, और उस स्पेसिफिक लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। तो ये है हमारा क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, आप कहोगे 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स।
सेंटर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बच्चों, इसी को हम और क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, और इसी के अंदर हमारी जीन लोकेटेड होती है, वो भी लीनियर फॉर्म में लोकेटेड होती है, और स्पेसिफिक लोकेशन को हमने टर्म दिया था लोकस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट वन जीनोम। देखो भाई, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, अगर हम सेट में देखें तो कितने सेट है? आपको 23 है। ठीक है, और इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो जीन प्रेजेंट है उनको अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जीनोम। ठीक है, तो जीनोम की डेफिनेशन क्या होगी? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम is known as जीनोम। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। फिर से सुनिए, हमारी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है, वो 46 क्रोमोसोम जब हैप्लॉइड सेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 23 पेयर्स में जब वो अरेंज होते हैं, तो जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती है 23 पेयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोम। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या रिप्रेजेंट करता है? वन जीनोम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर आप सपोज हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स, ठीक है, अब हमारे बॉडी में यूटिली तो है नहीं, यूटिली का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है तो वहां पर टर्म यूज होता है यूटिली। ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स, कोई छोटा है हाइट में, कोई बहुत बड़ा है हाइट, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो जब नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में फिक्स नहीं, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे या किसी में कम। ठीक है, तो आपको याद ये पॉइंट रखना है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके डीएनए को अगर हम लाइन अप करना चालू कर दे तो कितना साइज निकल के आएगा? 6000 मिलियन माइल्स लॉन्ग, जो कि बहुत ज्यादा पतला होता है, और वो रैप हो जाता है किससे? हिस्टोन प्रोटीन से। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके डीएनए को हमने निकाल के अगर लाइन अप किया तो साइज कितना बड़ा तैयार होगा? 6000 मिलियन माइल्स लॉन्ग। इतना बड़ा हमारा ह्यूमन डीएनए। ठीक है, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये टाइटली पैक होता है प्रोटीन के सराउंडिंग में। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और फिर तैयार होता हमारा स्ट्रक्चर, वो है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी आपको इसकी डिटेलिंग नॉलेज में मैं दूंगी आगे। अब डीएनए मॉलिक्यूल में या फिर जेनेटिक मटेरियल में क्या ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो अपनी खुद की कॉपीज का प्रोडक्शन कर पाए। तो ऑब्वियस बात है, आपको अच्छे से पता है, सेल साइकिल हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपसे कहा था कि सेल साइकिल में एक स्टेज होती है एस फेज, उसमें डीएनए अपना अमाउंट क्या करता है? डबल कर लेता है। तो डीएनए के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने खुद की कॉपीज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, दूसरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। बी रिमेंबर, अभी डायग्राम देखें आप, जितनी चीजें मैंने अभी आपको बोली हैं वो आपको एक बार में समझना है। देखिए, सबसे पहली चीज, ये हमारे पास एक सेल, सेल के अंदर क्या आपको दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट।
क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब क्रोमोसोम दिख रहा है मतलब वो सेल डिवीजन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और कोई भी क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब वो कौन सी फेजेस को क्रॉस करके आया है, G1, S और G2। और S फेज एक वो फेज जिसमें क्या होती है, आप कहोगे कैरियोकाइनेसिस, मतलब डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डबल डीएनए, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन किया क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, और इसको जब हमने इस एक सिंगल क्रोमैटिड को ओपन करके देखा तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड। अब इसी क्रोमैटिन थ्रेड को आपने थोड़ा सा लूज किया तो कुछ ऐसा आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे बच्चों, सोलेनॉइड। ठीक है, फिर हमने इस सोलेनॉइड को थोड़ा सा और लूज किया तो हमें क्या मिल रहा है, ये दिख रही है प्रोटीन और इस पे रैप हो रहा हमारा डीएनए। अभी जो प्रोटीन हमको दिख रही है इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, और जो रैप हो रहा है वो हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज डीएनए क्या कंटेन करता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हमेशा जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट। तो डीएनए किससे रैप कर रहा है, प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, तो देखिए अब ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब हमने हिस्टोन ये देखो प्रोटीन को ओपन किया तो हिस्टोन प्रोटीन हमें दिखी। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, आप कहोगे ऑक्टामर। कैसा नेचर होता है, ऑक्टामर। ठीक है, अब ऑक्टामर को ध्यान से देखिए आप। अब ऑक्टामर का मतलब क्या है, चार आइसोटोप्स होते हैं और वो आइसोटोप्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अब जब वो पेयर में होंगे तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4, ये चार आइसोटोप्स होते हैं जो पेयर में होते हैं। तो क्या बनता है आपका हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब थ्रेड को जब हमने ओपन किया तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए। तो इस तरीके से डीएनए जब रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ तो न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम और ज्यादा कंडेंस होते हैं तो सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड कंडेंस होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड बनता है। क्रोमैटिन थ्रेड और कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, जिसको इस डायग्राम में कोई डाउट है, ठीक है, तो एक डायग्राम और दे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। देखिए एक ये डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सिर्फ इतने से पोर्शन को हमने ओपन किया, ठीक है, तो हमें क्या दिखा, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, अब इस क्रोमैटिन थ्रेड के बच्चे इतने पोर्शन को हमने ओपन किया तो हमें क्या दिख गया, सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के हमने सिर्फ इतने से पोर्शन को ओपन किया तो हमें क्या दिख गया, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम के हमने सिर्फ इतने पोर्शन को ओपन किया तो हमें क्या मिल गया, डीएनए। ठीक है, तो इतना ज्यादा जब स्ट्रक्चर कंडेंस होता है तब जाके डीएनए रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से।
देखिए आगे, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डीएनए के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में क्या परफॉर्म होता है, आपको अभी म्यूटेशन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जब एक्सप्रेस होता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, कॉगे प्रोटीन। तो पहले आपको याद रखना है कि हमारा जो डीएनए है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए उसको एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है हमारा आरएनए, ठीक है, क्लियर है। फिर आपको पढ़नी प्रॉपर्टीज ऑफ जीन, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है कि हमारी बॉडी जो एग्जैक्टली है, जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी हमारी बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर हो रही है वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो किसके फॉर्म में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जीन कहाँ सिचुएटेड होती है, आप कहोगे क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होती है, जीन की जो लोकेशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है, जीन अरेंज होता है हमेशा लीनियर ऑर्डर में, ठीक है। सिंगल जीन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आप कहोगे एलील्स, और इन्हीं जीन्स में जब सडन चेंजेस आता है तो उसको सडन चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेंट, ठीक है। जैसे आप हो, ठीक है, आपके हाथ में 5 उंगलियां, मेरे पास भी 5 उंगलियां, तो हम लोग क्या है, वाइल्ड टाइप। अब ऐसा कोई आपको इंसान दिख जाए जिसके हाथ में या तो उंगलियां ज्यादा है या तो उंगलियां कम, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे उसमें ज्यादा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को या उस ह्यूमन बीइंग को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटेंट, और हम लोग क्या है, वाइल्ड टाइप, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जो भी करेक्टर्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कौन से सेल डिवीजन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, आप कहोगे मियोसिस। मियोसिस में एक स्टेप आता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या परफॉर्म करता है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर। हमेशा डीएनए हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो एक्सप्रेशन डीएनए के किस फॉर्मेट में दिखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप कहोगे प्रोटीन फॉर्म में दिखते हैं, किस फॉर्म में दिखते हैं बच्चों, प्रोटीन फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, जीन जो है बेसिकली, ठीक है, वो डीएनए को भी कोड करती है, वो आरएनए को भी कोड करती है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड जीन। अब जिनकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनकी बॉडी में भी क्या है, कोड कर रहा है जी। जिनकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनकी बॉडी में भी क्या बोलेंगे, हाँ जी, ठीक है। आगे देखिए, अब जीन का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था वो किसने बताया था, बेंजन ने बताया था 1957 में, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बेंजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो सिस्टोन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, रिकॉन एक्सप्लेन किया, और न्यूट्रॉन भी एक्सप्लेन, a segment of DNA participate in mutation called muton, a segment of DNA participate in crossing over or recombination called recon, a segment of DNA forming या participate in transcription called cistron, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर अगला आता है आपको व्हाट इज स्यूडोजीन, ठीक है। अब देखो भाई, हमारी बॉडी के इनएक्टिव डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, सपोज हमारी बॉडी में म्यूटेशन है, और म्यूटेशन होने के बाद हमारी बॉडी की कुछ जीन्स इनएक्टिव हो, मतलब वो अब अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं करे, तो ऐसी जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो जीन, क्या बोलेंगे, स्यूडो जीन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल क्या होता है,
टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैरिड इन अ पॉपुलेशन और स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज में, किसी भी स्पीशीज, अब चाहे वो ह्यूमन स्पीशीज हो या किसी भी एनिमल की स्पीशीज, उसमें जितना भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी उसको ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे, जीन पूल। ठीक है, व्हाट इज ऑन्कोजीन एंड व्हाट इज प्लाज्मा जीन? फटाफट देखो ऑन्कोजीन क्या, हम सब की बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट, बट वो जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये जो जीन है अभी वो इनएक्टिव है, कैसी है, इनएक्टिव। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड केमिकल्स एंटर करे और ये जीन जब एक्टिवेट हो जाए तो जिस भी सेल में, जिस भी टिश्यू में, जिस भी ऑर्गन में एक्टिव होती है वहीं पे क्या कॉज करती है, कैंसर। ठीक है, अगला है व्हाट इज प्लाज्मा जीन। ठीक है, प्लाज्मा जीन हमारी बॉडी में डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर होता है, कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसकी जो जीन्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जीन। और वो भी इनहेरिट होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आपको मैंने क्रॉसिंग भी कराई थी, आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी मदर अफेक्टेड है, उससे आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो रहे तो कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और वो जो इनहेरिटेंस है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। किसको कोड करती है वो, प्लाज्मा जीन। ठीक है, तो ये था पूरा आज का इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।